तो कल हमारी चर्चा 23 प्रकार की वर्गणाओं पर चली। वर्गणा कहते हैं वर्गों के समूह को, यानी स्कंदों को। तो संख्याताणु, असंख्याताणु, अनंताणु, इस प्रकार मुख्य प्रकार की तो 5 वर्गणाएं होती हैं जिसको जीव ग्रहण करता है। आहारक, तेजस, आवाज नहीं आ रही ना? कारमाण, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा। ठीक है। इसके अलावा बाकी उनको ये अग्राह्य वर्गणाएं भी बताई बीच में। और कुछ ऐसी वर्गणाएं हैं जो शून्य वर्गणाएं हैं, माने वो वर्गणाएं होती ही नहीं है, उनका स्कंद उतना स्कंद बनता नहीं है, तो उनको उन्होंने शून्य वर्गणाएं कहा था। तो अब ये विषय थोड़ा थोड़ा सामान्य ही समझा। संसारी जीवों के प्रदेश 3 प्रकार के बताए। एक तो विग्रह गति, एक अयोगी, और इन दोनों से रहित शेष सभी दशा वाले। तो विग्रह गति में तो सभी प्रदेश चलित होते हैं, और अयोगी उनके चंचलता से रहित होते हैं, स्थिर होते हैं। बाकी सब जितने भी शेष जीव हैं उनके मूल 8 प्रदेश तो अचलित हैं। 8 प्रदेश कौन से हैं? माने सेंटर है आत्मा के। जितने प्रदेश हैं उसके बिल्कुल मध्य का जो सेंटर है वो 8 प्रदेश है। देखिए 8 प्रदेशों का सेंटर कैसे बनता है, पहले भी शायद बताया है। हाँ, 8 प्रदेशों का सेंटर कैसे बनता है, किसी को है ख्याल में? कि सेंटर का तो एक प्रदेश होना चाहिए, आप 8 प्रदेश क्यों कह रहे हैं सेंटर के? नहीं है ख्याल में, पहले बताया है मैंने शायद। भैया वो आप मेरू लोगों को शिखर आवाज के, तो आ रही है ना मेरी? मेरू शिखर के नीचे जो बताए थे वो 4 नीचे 4 ऊपर करके, वो खर पृथ्वी के ऊपर है ना, कि वो प्रतर लोक पूरण दंड कपाट के हाँ, वो तो भांति। लोक के प्रदेश हैं। हम कह रहे हैं आत्मा के जो मध्य के 8 प्रदेश 8 कैसे हैं। बिल्कुल सेंटर का तो एक प्रदेश होना चाहिए। भैया अगर इवन नंबर होंगे तो फिर तो सेंटर के एक नहीं बैठेगा ना। तब होंगे सेंटर के 2।
जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने बिल्कुल सही बताया। जब इवन नंबर में है प्रदेश, देखो 5 उंगलियां हैं, ठीक है। इन 5 उंगलियों के मध्य की उंगली एक होगी, 2 इधर 2 इधर, बीच की एक आ गई। लेकिन अगर 4 उंगलियां हैं तो इसके मध्य की कितनी उंगलियां होंगी? ये 2। बात समझ में आ रही है? तो जीव के जो प्रदेश हैं वो इवन नंबर में है, तो उसके मध्य के 2 प्रदेश बनेंगे। लेकिन कैसा है कि घनाकार है, खाली ऐसा नहीं है कि लंबाई में है आत्मा के प्रदेश, चौड़ाई में भी है, ऊंचाई में भी है। तो 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई के बीच में 2, ठीक है, बीच में 2, ऐसे चौड़ाई के बीच में 2, कितने हो गए आपके? 4 हो गए। बात समझ में आ रही है? लंबाई के मध्य में 2 पॉइंट हो गए ऐसे, ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे, और चौड़ाई में 2 पॉइंट हो गए 4 ऐसे। 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? अभी जो 4 पॉइंट है ऊंचाई भी है। अब ऊंचाई में अगर मध्य का आएंगे तो एक लेयर तो ये बन गई ना 4 पॉइंट से। तो अगर ऊंचाई में देखेंगे तो दूसरी लेयर के भी 4 पॉइंट हो गए। तो 4 और 4 8, ये 8 पॉइंट होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं 8 प्रदेश मध्य के। क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 लंबाई के, 2 चौड़ाई के, 2 ऊंचाई के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार भी 8 समझ सकते हैं। कुछ कुछ समझ में आ गया ना सबको? तो 8 प्रदेश वो बेसिकली सेंटर है। कोई भी चीज घूमती है तो अपनी धुरी पे घूमती है, अपने सेंटर पे घूमती है। तो आत्मा के प्रदेशों में जो चलन हलन चलन होता है, घूमना होता है, तो कोई एक सेंटर पॉइंट तो रहेगा ना। तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो 8 प्रदेशों का एक सेंटर है। इसलिए हम उसको कहते हैं योग रूप परिणमन में इस आत्मा के 8 प्रदेशों के बिना शेष सभी प्रदेश चंचल होते हैं। मूल 8 प्रदेश अकंप रहते हैं, क्योंकि वो कहाँ कंपन करेंगे, कहाँ हिलेंगे, क्योंकि वो सेंटर है। लेकिन कोई ये ना समझे कि वो तो वहीं के वहीं स्थिर हैं और बाकी घूम रहे हैं, तो फिर तो आत्मा टूट जाएगा, 8 प्रदेश का ज्वाइंट टूट जाएगा। पंखा आपका घूमता है, पूरा ही घूमता है ना, ऐसा तो नहीं कि बीच का नहीं घूमता, लेकिन फिर भी वो एक बीच का सेंटर है जिसकी धुरी होगी, उसके चारों ओर घूमता है। तो थोड़ा सा सोचना, फिर और आगे आएगा तो देखते हैं। तो इसके बारे में भी बड़ी नई नई बातें चलती हैं, ठीक है। तो आगम सम्मत होनी चाहिए, आगम में जो उल्लेख हो उसके हिसाब से प्ररूपण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किसी से सुना था, कोई ये कह रहा था कि जो 8 प्रदेश होते हैं ना मध्य के आत्मा के, उनमें कर्मों का बंधन नहीं होता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा पूरा अखंड है। जैसे ज्ञान सारे प्रदेशों पर है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार अगर राग द्वेष आदि विकार है तो वो सभी प्रदेशों में है। कर्म बंधन है तो वो सभी प्रदेशों में है, ठीक है। बाकी कहीं पढ़ने में आएगा तो मान लेंगे ऐसा। भैया उसी तरह से ही तो हो गया जैसे आकाश और लोकाकाश, अलोकाकाश और लोकाकाश का है राइट, कि भाई वो तो अखंड द्रव्य है। पूरे तो अखंड है, जो कुछ होगा वो तो सब में पूरे होगा। अखंड में ही होगा ना। राइट, मैंने भी सुना है, ऐसे कई लोग कहते हैं कि वो 8 रोचक प्रदेश जो होते हैं वो चलायमान नहीं होते, वो ऐसे नहीं होते, उनपे कभी कर्मों का बंधन नहीं होता, ऐसे कई लोग कहते हैं ऐसे। हाँ, चलायमान नहीं होते तो बात इस अपेक्षा है क्योंकि वो सेंटर है, ठीक है ना। वो तो है बिल्कुल ही, पंखे बीच के का उस एक, तरह भी पंखे वाला हिस्सा जैसे घूम भी आपका रहा है और नहीं कंपास, भी। कंपास होता है ना, कंपास, उसमें हमने पेंसिल लगाई, अब वो पेंसिल चारों ओर घूमती है, लेकिन जो उसके बीच का पॉइंट होगा वो तो स्थिर रहेगा, वो कैसे घूमेगा? नहीं, वो भी तो घूम तो रहा ही है। वो तो आपको दिख रहा है ना, बहुत मोटा पॉइंट है वो। अगर बिल्कुल बिल्कुल बीच का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे, वो अपने ज्ञान गम में नहीं है, लेकिन वो कहाँ सर्कुलेट होगा? वो तो वहीं का वहीं है।
बाकियों में तो ऐसा होता है, यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो घूमकर पैरों में पहुंच जाएंगे, पैरों वाले यहाँ माथे पे आ जाएंगे, ऐसे सर्कुलेट। सेंटर का तो वहीं रहेगा जहां है। वो वहीं रहेगा बस, लेकिन घूम तो रहा है वो हाँ, पृथ्वी की, जैसे कहते हैं पृथ्वी अपने एक्सेस पे भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती अगर है। नहीं घूमेगा तो टूट जाएगा। टूट जाएगा, ये वाला लॉजिक सबसे बढ़िया है, समझ में आया ना? सबसे बेस्ट लॉजिक है कि वो तो टूट जाएगा फिर। हाँ, तो अब देखते हैं एकदम आगे, बात समझ। कहीं और विशेष पढ़ने में आएगा तो मान लेंगे हम उसको, जो भी आएगा। लेकिन अभी जितना है उतना समझिए। यहाँ कहते हैं इस आत्मा के 8 प्रदेश बिना शेष सभी प्रदेश चंचल होते हैं। मूल 8 प्रदेश अकंप ही रहते हैं। तो इस प्रकार 23 जाति के पुद्गल द्रव्य की अवगाहना है। अब आगे, अब जीव द्रव्य की अवगाहना बताते। पुद्गलों की बताई थी ना, संख्यात, असंख्यात, अनंत, वो परमाणुओं की अपेक्षा बताई। अधिक से अधिक घेरेंगे तो कितने प्रदेश घेर सकते हैं पुद्गल परमाणुओं का स्कंद? कौन बताएगा, जल्दी बताइए। क्या क्या? अगर कोई भी पुद्गल का स्कंद अधिक से अधिक प्रदेश घेरेगा तो कितने प्रदेश घेर सकता है? अधिक से अधिक? भैया लोकाकाश के, संपूर्ण लोकाकाश। असंख्यात प्रदेश, उससे बाहर तो पुद्गल जा नहीं सकता। लोक से बाहर पुद्गल जा नहीं सकता। तो अगर आकाश के अधिक से अधिक भी प्रदेश घेरे तो कितने घेरेगा? असंख्यात। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात। ठीक है, और जो चर्चा चली थी, लेकिन वो स्कंद कितने प्रदेशों वाला हो सकता है? प्रदेश माने उसके परमाणुओं को भी प्रदेश कह देते हैं। तो अनंतानंत परमाणुओं का स्कंद भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि उन्होंने कहा था, देखिए पिछला, एक, पूछिए। नहीं पूछ नहीं रही, अपनी बात एक शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, बताइए। मतलब अभी तक जैसे हम प्रवचन सुनते थे, सब कुछ सुनते थे ना, तो वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि तू आत्मा है, ये नक्की कर, पहले तू आत्मा है, ये नक्की कर, अपने को जान। तो समझ में ही नहीं आता था कि मतलब क्या जान और क्या ना जान। पर आप जो इतनी डिटेल में ये सब बातें समझा रहे हो ना, तो मुझे एकदम से अचानक मतलब धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि हाँ अच्छा, ये पुद्गल की बात है, ये आत्मा है, ये मैं हूँ। मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन करने में ना अब आसानी होने लगी आपके इन सब बताने से। देखो, आगम इसीलिए है, ये तो जीव की इंटेंशन ही होनी चाहिए कि मैं मेरी आइडेंटिटी को तो जानूं कि मैं क्या हूं। अब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें ये भी दिखना चाहिए कि मैं इन सब पुद्गलों से न्यारा हूं। ये शरीर में स्कंद है, गोरे काले मोटे पतले, ठीक है ना, मैं इनसे भिन्न हूं। ये सब पुद्गल के स्कंद है। तो पुद्गल के बारे में पढ़कर भी अपने को ये समझ में आना चाहिए मैं इससे भिन्न हूं, और मेरी आइडेंटिटी क्या है वो अपने ख्याल में आनी चाहिए। देखो, काम तो वही है असली, लेकिन अब वो काम कैसे हो? कोई तीव्र पुरुषार्थी है तो वो इतने भर से समझ लेता है, लेकिन हम मंद पुरुषार्थी हैं तो हम पूरा डिटेल से समझ रहे हैं, लेकिन समझना सबको वही है। समझ में आए? मंद पुरुषार्थियों का काम है कि इतना ज्यादा समझ के फिर समझ में आए। मुद्दे की बात तो वही चल, है। पर मैं तो खुश हूँ इस बात से कि जब भले ही मंद सही, पुरुषार्थी में तो नाम आया आपकी वजह से। हाँ, ये बात है। ठीक है ना, आप पुरुषार्थी नहीं रहना। चींटी की चाल से भी चलेंगे तो भी मंजिल को पा जाएंगे, लेकिन दिशा का पर निर्णय इस ठीक होना चाहिए। इतनी डिटेल में ये पढ़ने से अब ऐसे आभास होने लगा वाकई कि अच्छा ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। मतलब जो इतने सालों से सुनते सुनते नहीं हुआ, बिल्कुल सबको ये तो तत्वार सूत्र आपसे पढ़ना ही चाहिए। नहीं, आपसे नहीं, किसी से भी पढ़ो। ठीक है, मन लगा के पढ़ना चाहिए बस। और देखो, इससे अपने को प्रेरणा मिलती है कि इस तत्वार सूत्र में चेतन दास जी ने बड़े बड़े ग्रंथों का संकलन लेकर इसमें डाला है अपनी टीका में। तो हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमको धवला आदि भी पढ़ने चाहिए। गोमट सार, कर्म कांड, ये सारा विषय जो है ना, ये गोमट सार में
जहां मार्गणाओं का प्रकरण है, 23 प्रकार की मार्गणाओं का, तो वहां पर भी ये प्रकरण है, तो हम वहां से भी विशेष रूप से जान सकते हैं, है ना। उसका और खुलासा पढ़ना हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी की टीका है, तो वहां हो सकता है और भी खुलासा मिल जाए, क्योंकि षटखंडागम का सार लेकर ये गोमट सार ग्रंथ लिखा गया है ना। और षटखंडागम की धवला टीका में तो बहुत खुलासा होगा। 6 खंडों में एक खंड का नाम ही है वर्गणा खंड, है ना। बंद बंद स्वामित्व, और उसमें वेदना वर्गणा, तो वर्गणा खंड है, उसमें वर्गणाओं का ही सारा स्वरूप बताया होगा। भैया कल्पना बहन की सुनने की कोशिश करी, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शिवानी जी पे अगर थोड़ा सा समय हो तो थोड़ी सी वो ले लें हमारी ये वाली क्लास। हाँ, तो मैं कह दूंगा, ले लेंगे बिल्कुल, टाइम निकाल के। अगर वो ये अगर उन पे थोड़ा सा समय हो, आधे घंटे का भी हो, तो वो धवला वो कल्पना बहन की तो भाई मुझे समझ ही नहीं आई जरा भी, कोई बात नहीं। पल्ले नहीं पड़। वैसे एक्चुअल में क्या है ना कि वो बहुत सारे प्रवचन हो चुके हैं उनके, तो बीच में हाँ से ये भी बात एकदम सही, एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी उसमें सही बात। लगे आदमी 3 दिन 4 दिन, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू होएगा। नहीं, अच्छा है, ये चीजें चालू करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने लेवल से भी तो पढ़े ना, थोड़ा थोड़ा, सही बात। जितना समझ में आए उतना भला है। ठीक थोड़ा है सा ना? शिवानी जी भी ले लें 15 मिनट तो हमारा भला हो जाएगा। शिवानी ऑनलाइन हो? नहीं भाभी जी, मैं अभी इस योग्य नहीं हूँ, मेरे को खुद ही समझ लो पहले, मेरे को भी खुद ही तो हम नहीं आता कुछ। की क्या बात है, हमें तो जितना आपको समझ आया उतना समझा ऐसा लेना, है ना, थोड़ी सी सुनो, हम भी समझ। मिलजुल के सब समझ लो, थोड़ा थोड़ा सब मिलजुल के सही बात समझोगे है। तो ज्ञान अपना बढ़ता है स्वयं में। हमें कौन सा आता है, हमने तो पैसे ही पढ़ाना चालू कर दिया था, ये बच्चे हैं नहीं तो और क्या गलत भैया। भी तो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहीं गलत ही ना समझा दो, इससे तो भी पहले खुद ही नहीं नहीं, समझ लूं। देखो अगर ऐसे सोचेंगे तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारी और क्या, इंटेंशन गलत समझने की नहीं है, कोशिश हम अपनी पूरी सही बात। करेंगे, जहां गलती होगी वहां सुधार लेंगे। ठीक है, ना पढ़ने से। 15 मिनट, बस 15 मिनट की, ज्यादा भी नहीं, 15 मिनट हाँ, की शुरू कर लो। चालू कर लो शिवानी, आधे घंटे की कर लो एक, दोपहर में जब भी कन्वीनियंट टाइम हो, जब सब अपने अपने चूल्हे चौके से निमट जाएं, तो एक महिलाओं की एक क्लास होनी चाहिए, वो गहरे विषय पर, सही बात। है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को टाइम होगा तो मैं भी ज्वाइन करूंगा, अलाउड कर लेना उसमें, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो जॉइंट जेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा है, सही बात है, थोड़ा शिव। थोड़ा कुछ तो लेवल बनेगा ना, ताकि हम कल्पना बहन जी के भी समझने और सुनने लायक होंगे फिर। कि हम तो बैठ के ऐसी चर्चा कर रहे हैं, फालतू की बातें भी तो करते हैं, तब तो सही नहीं बात, सोचते इसके हम ज्ञानी। बहुत बढ़िया। देखो जितना समय हम अपना इसमें लगा पाए बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, चलो सोच लेंगे अपने आप कन्वीनियंट टाइम, ठीक है ना। हाँ इस अपने टाइम टाइम बता दो मुझे। सुबह के भोजन के बाद जब सब निमट जाए, उसके बाद एक क्लास हम्म। रख लिया करो। हम्म। ठीक है ना, बहुत आलस में बढ़िया, समय थैंक। नहीं जाएगा किसी का भी, नहीं तो खा पी के सब सोच रजाई के में घुस बता दो जाते कि हैं। अभी नहीं कह। कोई क्या? बात नहीं, भाग एक से दो स्टार्ट करना। हाँ शुरुआत से शुरू कर दो प्लीज। हाँ, पापा शिवानी, जी कुछ कह रहे हैं, पापा जी। हाँ 1 से हाँ साढ़े तीन पापा। मत लगाना, 1 से 3.5 मत लियो, क्या? 1 से अच्छा साढ़े तीन हाँ मत भी। लियो। 1 से 3.5 हाँ दीदी ठीक का है। चलता है, तो उसके पहले पहले हाँ रखेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दीदी का। बिल्कुल ठीक है, चलो बढ़िया, चलो ठीक बहुत है। बढ़िया। कोई 1 बजे से पहले का कोई टाइम रख लेना, 11 बजे 12 बजे, आधा घंटा। नहीं जब भी फ्री हो, जब भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। बता हम भी पढ़ेंगे के। फिर धवला जी। हाँ हम भी पढ़ेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे। हाँ, मुझे भी मतलब बहुत मतलब उसका जो है ना, बहुत चाव है पढ़ने का। जब बहुत पहले एक जगह मिले थे, हम लेके आए थे सारे भाग, ठीक है, लेकिन बस समय की व्यवस्था नहीं बन पा रही, कुछ प्रमाद है। लेकिन वो ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बहुत सरल कर करके समझाया है। लेकिन आप कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और बहुत सारे सही रहस्यों है, की बातें। सही में हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना है आपके इस भावों की, कि उस ग्रंथ को पढ़ने की सामर्थ्य, मैंने, ग्राहक ही तैयार नहीं है, उस माल के ग्राहक तो तैयार हो मार्केट में, तो प्रोडक्शन भी सही होगा है, और ट्रेडिंग भी होगी।
चलिए, बहुत खुशी बिल्कुल। हुई। नहीं तो लोग बचते हैं कठिन विषयों से। लोग कहते हैं भैया कोई सरल सा ले लो, सरल सा ले लो। भैया आपने तो कठिन को भी इतना आसान बना दिया, बताओ तत्वार्थ सूत्र हमसे तो कभी ना पढ़ा गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहली बार पढ़ रही। नहीं पढ़ते। देखो, हमारा कुछ भी नहीं है, सब ज्ञानियों का यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। हम भी इतने ज्ञानियों का समागम किया, सुना पढ़ा, उससे कुछ पढ़ा पाते हैं। बात समझ में आने वाली बात है। जिन्हें समझ में आता है वो समझते हैं, नहीं आता नहीं समझते हैं। चलिए जी। भैया जी। कल कल ना जब ये वारगणाओं की चर्चा शुरू हुई थी उससे पहले एक क्वेश्चन आया था, एक बार आप प्लीज वो दोबारा बता दीजिए। क्वेश्चन तो पूछो। कुछ ऐसे था कि एक प्रदेश पे तीन द्रव्य रह सकते हैं, आकाश, धर्म और अधर्म। आया था। तो मुझे ऐसे पूछना था कि काल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं, काल द्रव्य भी रहता है। वो प्रकरण में ना दो द्रव्यों की बात आई थी कि धर्म और अधर्म तो विरोधी हैं। मैं दिखाता हूं इसी में। वो एक्चुअल में रेफरेंस की वजह से, वरना तो वहां जीव भी हैं। उन प्रदेशों पर अनंतानंत जीव भी हैं, अनंतानंत पुद्गल भी हैं। क्योंकि प्रकरण धर्म अधर्म का चल रहा था। इससे पिछले वाला सूत्र था ना, धर्माधर्म्यो कृत्स्ने, ये रहा। तो प्रकरण क्योंकि धर्म अधर्म का चल रहा था, इसलिए मैंने पूछ लिया था कि कोई दो ही ना समझे। क्योंकि आकाश का भी तो प्रदेश है, आकाश भी तो रह रहा है वहां पर। तो उसमें कोई गहरा राज नहीं था। बाकी 6 द्रव्य हैं एक प्रदेश पर। अच्छा, एक ठीक बात है। और बताई थी। जो प्रदेश किसको कहते हैं? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है, उसे समस्त पुद्गलों को अवस्थान देने में समर्थ रूप प्रदेश जानो। ऐसी मूल गाथा है द्रव्य संग्रह की। तो इसमें ये बात आ गई कि प्रदेश को कैसे समझाया कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है, जितने स्थान को घेरता है, वो एक प्रदेश है। लेकिन वही एक प्रदेश समस्त परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, देखो। एक तरफ तो आप ये समझा रहे हो एक परमाणु जितने स्थान में आए वो एक प्रदेश, लेकिन उस एक प्रदेश पर समस्त परमाणुओं को स्थान दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये आकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं का स्कंद भी आ सकता है। वो उसके स्थूल और सूक्ष्म परिणमन के हिसाब से होता है। हाँ जी, अब अगला सूत्र है कि जीवों की अवगाहना कहते हैं। जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? जैसे धर्म धर्म तो पूरे लोकाकाश में तिल में तेल के समान व्याप्त हैं, लेकिन जीव ऐसे नहीं है। जीव कैसा है? असंख्ये भागादिषु जीवानाम। असंख्य भागादिषु, आदिषु, आदिषु माने वहां से प्रारंभ करके। जीवों की अवगाहना कहाँ है? असंख्य भागादिषु माने वो लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से प्रारंभ करके पूरे लोकाकाश तक हो सकती है। बात समझ में आई? पूरे लोकाकाश का जितना क्षेत्र है उसका असंख्यातवा भाग करो, ठीक है, तो उतने में जीव की अवगाहना है। लेकिन इसमें आदि भी लगा है, आदिशु। तो सबसे छोटी अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि है पर्याप्तक, वो भी उसके जन्म से तीसरे समय में। वो भी कुछ ऐसा है ना कि वो विग्रह 3 मोड़े वाली गति से आया हो, कुछ है ऐसा भी नियम कुछ। तो उसकी तीसरे समय में सबसे जघन्य अवगाहना होती है। ठीक है, वो भी। उसका 6000वां भाग, हम्म। वो ये उसका 6000वां भाग हो और वो तीन मोड़े करके आया हो। नहीं, दोबारा बताओ। 6000वां भाग हो। भव आए ना उसके, राइट। क्षुद्र भव जो सबसे ज्यादा हो चुके हो, मतलब उसके। राइट। 6012वां भव हो, क्योंकि एक इंद्रिय में
लगातार अपर्याप्तकों में जन्म धारण करे तो 6012 ही है ना, कितने कितने कर करके हो जाते हैं टोटल 6012, 66,132 बन जाते हैं फिर। 6012 11 जगह करने पर वो 66,132 66,132। 11 स्थान कौन से हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ठीक है। और प्रत्येक साधारण वनस्पति, ठीक है, 5 स्थान हो गए, पांचों के पांचों सूक्ष्म, पांचों के पांचों बादर, तो ये 10 स्थान हो गए। और 11वां हो गया प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति बादर तो होती है लेकिन सूक्ष्म नहीं होती। तो ये 11 स्थानों में अगर निरंतर अपर्याप्तक के लगातार भव धारण करे तो 6012, 6012, तो टोटल 66,132 भव ले सकता है अगर निरंतर करे तो। चलो खैर, वो नियम अलग अलग है। तो वो सबसे सूक्ष्म अवगाहना जो ले रहा है वो भी असंख्यात प्रदेश हैं, और पूरे लोकाकाश के वो भी असंख्यात प्रदेश हैं। लेकिन वो जो सबसे छोटी अवगाहना है वो पूरे लोकाकाश के प्रदेशों का असंख्यात से डिवाइड करो, यानी उसका असंख्यातवां भाग है। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। लेकिन आपका प्रश्न आना चाहिए कि असंख्यात को असंख्यात से भाग करेंगे तो एक प्रदेश आना चाहिए। आप असंख्यात प्रदेश कैसे कह रहे हो? असंख्यात भी तो असंख्यात प्रकार के राइट, होते हैं। असंख्यात भी असंख्यातों प्रकार के हैं। तो वो बहुत बड़ा असंख्यात है लोकाकाश वाला, और जिस असंख्यात से भाग किया वो छोटा असंख्यात है, इसलिए डिवीजन करने पर जो आया वो भी असंख्यात प्रदेश आए। तो जी, भैया जैसे आपने पीछे कहा कि अनंत को अनंत से भाग दो भी अनंत ही आता है। तो वो बड़े और छोटे अनंत की बात है ना। बड़े और छोटे अनंत की सेम बात है। वाले अनंत से दोगे तो 1 आएगा। हाँ तो बनाएगा। तो जीवों की अवगाहना आकाश के असंख्यातवें भाग आदि में, लोकाकाश के। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है आज? हम पढ़े भैया? मैं जो मर्जी पढ़ो, चालू कर दो फटाफट। जीवों की अवगाहना असंख्यातवां भाग आदि में है। असंख्यात भाग का एक भाग असंख्य भाग है। यहाँ लोक और अवगाह पद की अनुवृत्ति है। लोकाकाश के असंख्यात भाग में से एक आदि भाग में जीव रहता है। 2, 3, 4, 5, 6 आदि भागों में भी एक जीव रहता है। असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। एक असंख्यातवें भाग में भी असंख्यात प्रदेश हैं तथा एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो यानी पढ़ो लोकाकाश भैया। का असंख्यातवां भाग करें तो भी असंख्यात प्रदेश आते हैं, और एक जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं। पढ़ी। जीव की सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्तक दशा में अंकुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट अवगाहना अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन लंबे 500 योजन चौड़े देहधारी राघव मच्छ की है। यह भी लोक के असंख्यातवें भाग ही है। केवली समुद्रघात के समय संपूर्ण लोकाकाश में भी एक जीव की अवगाहना है। पढ़िए आगे। इस प्रकार लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोक में एक जीव की अवगाहना है। अनेक जीवों की अवगाहना तो संपूर्ण लोक में है ही। 3 लोक में ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहां जीव नहीं हो। आकाश के सभी प्रदेशों में जीव हैं। यहाँ एक ही जीव की अवगाहना के भेद बताए हैं। माने एक जीव सबसे छोटे शरीर में रहे तो छोटी अवगाहना, फिर बड़ी बड़ी, ऐसे संपूर्ण लोकाकाश तक उसकी अवगाहना हो सकती है एक जीव की। बाकी तो लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां जीव ना हो। प्रश्न: जब लोक के असंख्यातवें भाग में एक जीव रहता है तब द्रव्य प्रमाण से अनंतानंत जीव राशि
अपने पृथक पृथक शरीर से सहित लोक में कैसे रह सकती है? उत्तर, पहले सूक्ष्म प्रश्न तथा समझ में बादर। आया? सुनिए, पहले प्रश्न समझ में आया क्या? बताओ भाभी जी, क्या पूछ रहे हैं इसमें? भैया ये पूछ रहे हैं कि जब लोक के असंख्यातवें भाग में ही एक जीव रह जाता है और जीव है अनंतानंत, तो फिर वो उसमें कैसे आ जाएंगे? और कैसे क्योंकि समाएंगे? अनंत तो, लोक में तो क्योंकि प्रदेश ही अनंत, असंख्यात हैं। अब एक अकेला हाँ जीव इतने प्रदेश घेर रहा है, असंख्यात प्रदेश। अब उसमें कैसे आए हाँ, कि जीव अनंतानंत है? बड़ी टेंशन। जीव अनंत क्या होता है? अब कैसे हो, देखिए, पढ़िए। सूक्ष्म तथा बादर शरीर के भेद से अनंतानंत जीवों की अवगाहना में कुछ विरोध नहीं आता है। बादर जीव प्रतिघात सहित हैं, उनका शरीर परस्पर रुकता है। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शरीर वाले सूक्ष्म जीव अपने सूक्ष्म स्वभाव से परस्पर या अन्य बादर जीवों द्वारा घाते नहीं जाते हैं। उनसे अन्य जीवों का भी घात नहीं होता है। एक सूक्ष्म निगोद शरीर में प्रतिघात रहित अनंतानंत जीव राशि रहती है, उनका परस्पर घात नहीं होता है। अतः लोक के असंख्यात प्रदेश में अनंतानंत जीव अपने पृथक पृथक शरीर सहित रहते हैं, इसमें कुछ भी बाधा नहीं है। देखिए, सूक्ष्म माने जो एक इंद्रिय है उसमें सूक्ष्म वाला भेद भी होता है, और सबसे ज्यादा जीव राशि तो एक इंद्रिय में है, और सूक्ष्म तो प्रतिघात रहित है, इसलिए भी अनंतानंत जीव राशि रह जाती है। लेकिन एक जहां हमारा शरीर है ना, हमारा तो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है, तो इस शरीर में भी, इसके अंदर आप देखो कितने सारे जीव राशि रहती है ना। किसी के पेट में कीड़े हों, ठीक है, जो खून है ना, खून में भी कितने सारे बैक्टीरिया, वायरस सब होते हैं, वो सारे जीव ही तो हैं। तो हमें तो मोटे मोटे दिखाई देते हैं। जैसे मान लो एक 100 गज का घर हो, वहां 100 लोगों को बिठाना हो तो बड़ी मुश्किल होती है। 50 और आ जाए तो कैसे बिठाओगे? तो ये तो अड़ रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन लोक में दो प्रकार का परिणमन होता है, सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी। तो जो बादर जीव हैं वो तो प्रतिघात सहित हैं, लेकिन सूक्ष्म परिणमन वाले एक दूसरे से अड़ते अड़ाते नहीं है, इसलिए भी कोई बाधा नहीं है। बाकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। बाकी देखो, इन चीजों को पढ़ के केवल ज्ञान की महिमा आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमें केवल ज्ञान हो गया और हम अपने केवल ज्ञान में सारे रहस्य जान रहे हैं। कि कोई लोगों को यही प्रॉब्लम होती रहती है कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ये तो इतना समझदार था, फेल कैसे हो गया, ये इतना इंटेलिजेंट था, इसका धंधा ठप कैसे हो गया, ये तो मूर्ख था, इसके कैसे दिन बदल गए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सब जानते हैं, ऐसे हम आगम के आधार से सब जान लेते हैं। तो केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का जानना आगम से होता है। इसलिए आगम तीजा नयन बताया, आगम चक्षु साहू, आगम चेठा तदो जेठा। ठीक है ना, इसलिए आगम का अभ्यास इस कली काल में शरण है। चलिए। भैया इसका तो बताओ, आगम चिट्ठा तदो चिट्ठा। हाँ, जेठा मैंने होते हैं बड़े, चेठा मैंने चेष्टा। ठीक है, जो बड़े हैं उनकी आगम में ही चेष्टा है, अथवा जिनकी आगम में वाह, ही चेष्टा है वही ज्येष्ठ है, महान है। मुनिराजों के संदर्भ में आया। मुनिराजों की मुख्य प्रवृत्ति आगम अभ्यास में होती है। ठीक है, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।